बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, यकीनन आपने मलका क्लेओपेट्रा का नाम सुना होगा। अगर आपने क्लेओपेट्रा का नाम नहीं सुना तो आपको बताते चलें कि क्लेओपेट्रा दुनिया की तारीख़ का एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में कई किस्से और कहानियाँ मशहूर हैं। उसे कई दास्तानों में समेटा गया, उसके हुस्न, इश्क और फिर मौत को भी अफसाना बनाया गया और शायद रहती दुनिया तक क्लेओपेट्रा इसी तरह ज़िंदा रहे। क्लेओपेट्रा कौन थी, उसके बारे में हकीकत क्या है और उसके बारे में क्या अफसाने पाए जाते हैं, आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। वीडियो नहायत ही दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। नाज़रीन, क्लेओपेट्रा तारीख की शायद वाहिद खातून है जिन्हें मरने के 2000 साल बाद भी सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल है। आज भी जब किसी के हुस्न की तारीफ करनी हो तो क्लेओपेट्रा का नाम जहन में आता है। पिछले 2000 बरस से उनके लाजवाल हुस्न पर अनगिनत पेंटिंग्स, म्यूरल और मुजस्मे तैयार किए जा चुके हैं और मुतअद्दिद नावलों, अफसानों और कहानियों का मौजू बन चुकी हैं और उन पर हॉलीवुड समेत दुनिया भर में फिल्में बनाई गई हैं जिनमें उनके किरदार एलिजाबेथ टेलर और सोफिया लॉरेन जैसी हसीनाओं ने अदा किए हैं। लेकिन क्या वाकई तारीखी क्लेओपेट्रा इतनी ही हसीन व जमील थी कि उनके हुस्न हमारे इज्तिमाई लाशऊर का हिस्सा बन गया? नाज़रीन, इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले बताना ज़रूरी है कि क्लेओपेट्रा थी कौन। नाज़रीन, लोग आमतौर पर जिस खातून को क्लेओपेट्रा का नाम से जानते हैं वो दरअसल क्लेओपेट्रा शशुम है, जो मिस्र के हुक्मरान बतलिमुस दुआस दहम के घर में पैदा हुई थी। जब वालिद का इंतकाल हुआ तो असूली तौर पर इक़्तिदार 18 साला क्लेओपेट्रा के पास आना चाहिए था, मगर लोगों को औरत राज कबूल नहीं था, इसलिए उन्हें छोटे भाई के साथ मुश्तरका हुक्मरान बना दिया गया। नाज़रीन, मिसल मशहूर है कि एक गुदड़ी में 2 फ़कीर और मुल्क में 2 बादशाह नहीं समा सकते, तो एक तख्त पर 2 बादशाह कैसे रह पाते? तो फिर यही हुआ कि क्लेओपेट्रा को भाई की फौजों से जान बचाकर मिस्र से भागकर रोम जाना पड़ा और रोमन बादशाह जूलियस सीजर से मदद हासिल करना पड़ गया। सीजर मिस्री मलका की फरियाद से कम और अदाओं का असीर ज़्यादा हुआ और उसने मिस्र पर चढ़ाई कर दी। मुश्किल ही से सही, लेकिन क्लेओपेट्रा को दोबारा तख्त पर बिठा दिया जहां वो तवील अरसा बरजमान रही। नाज़रीन, क्लेओपेट्रा का किरदार एक ऐसा किरदार है कि जो काफ़ी पेचीदा है और मौरखीन और मुसन्नफ़ीन ने क्लेओपेट्रा के किरदार को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है। सादत मंटो ने क्लेओपेट्रा के बारे में क्या तहरीर किया है ये भी आपको बताएंगे। अलबत्ता पहले आपको तारीखी रिवायत की रोशनी में क्लेओपेट्रा के बारे में चंद हक़ाइक़ बताते हैं। नाज़रीन, तारीखी रिवायत बताते हैं कि क्लेओपेट्रा का एक ही ख्वाब था कि मैं मलका आलम बनूं, पूरी दुनिया उसके ज़ेर नगी हो जाए। इसी हिकमत अमली के तहत उसने अजीम यूनानी सल्तनत के शोरा आफाक हुक्मरान जूलियस सीजर तक रसाई हासिल करने के लिए एक दिलचस्प तरीका इख्तियार किया। उसने खुद को एक खूबसूरत कालीन में लपेट लिया। जब यह कालीन रोम के फरमारवा के हजूर पेश किया गया तो उससे जो खातून बरामद हुई उसके हुस्न ने जूलियस सीजर की आंखों को खीरा कर दिया। वो सोचने लगा, कोई औरत इतनी भी हसीन हो सकती है? वो उसकी जुल्फों का असीर होकर रह गया। इसी दौरान उस अय्यार औरत ने जूलियस सीजर के दोस्त नायब जनरल एंटोनी को अपने रेशमी जाल में फंसा लिया और रकाबत में नायब जनरल एंटोनी ने जूलियस सीजर को कत्ल कर डाला। उस औरत को लोग आज भी दुनिया की हसीन तरीन औरत के नाम से याद करते हैं। सदियों से उसके हुस्न को खराज तहसीन पेश करने के लिए मुजस्समे, पोस्टर और फिल्में बनाई जा रही हैं। नाज़रीन, शेक्सपियर जैसा शख्स उससे बहुत मुतासिर था। उसके होशरुबा हुस्न और क़यामत खेज जवानी ने दुनिया की 2 अजीम सल्तनतों की ईंट से ईंट बजा दी। कुछ लोग उसे जिनसी जनूनी भी कहते हैं, कुछ इंतहाई मक्कार और बेवफा गर्दान थे। नाज़रीन, कदीम तारीख के शोरा आफाक फ़िरौन मलका क्लेओपेट्रा को मिस्र की पुरस्रार मलका कहा जाए तो बेजा ना होगा। वो एक तारीख साज औरत थी। तारीखी रिवायत बताती है कि 48 कबल मसीह में उसने खुद से उम्र में 30 साल बड़े जूलियस सीजर को अपने दामे मोहब्बत में गिरफ्तार किया और उसके बच्चे की माँ बनी। फिर न जाने क्यों उसने मार्क एंटोनी के साथ पींगे बढ़ा ली, लेकिन उस माशिके का अंजाम अच्छा नहीं हुआ। बेशतर मौरखीन का कहना है कि वो एक मुंतशिर मिजाज की औरत थी। उसके बावजूद उस बेवफा को एंटोनी से सचमुच प्यार हो गया था। फिर न जाने क्यों जब एंटोनी को जंग में शिकस्त हुई तो उसने अपनी एक खादिमा के जरिए एंटोनी तक ये इतला पहुंचाई कि क्लेओपेट्रा ने उसकी शिकस्त से दिल बर्दाश्ता होकर जहर खाकर मर गई। उसके इश्क में मुब्तला एंटोनी ने उस अफवाह को हकीकत समझा और तलवार से अपना पेट चाक करके खुदकुशी कर ली। कहते हैं एंटोनी की मौत का उसकी ज़िंदगी पर बड़ा गहरा असर हुआ
اور شوق چنچل کلیوپاترا دل برداشتہ ہو گئی۔ اس کا ضمیر ملامت کرنے لگا۔ تاریخی روایت کے مطابق ایک رات وہ ٹہلتے ٹہلتے محل کے اس حصے میں جا پہنچی جہاں زہریلے اژدہے موجود تھے۔ وہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ ایک کو تو اس نے اپنے جسم کے گرد لپیٹ لیا، اس کا منہ پکڑ کر اپنی کلائی پر رکھ دیا۔ اچانک زہریلے اژدہے نے کاٹ لیا، وہ زمین پر گر گئی، منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ وہ بڑبڑانے لگی، اینتھونی میں بھی یہی چاہتی تھی، میں تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ ناظرین، یہ داستان حیات اس عورت کی ہے جو ملکہ عالم بننا چاہتی تھی۔ یہ کہانی ہے کلیوپاترا کی، جو مصر کی شعرا آفاق فرعون ملکہ تھی، جس کے ہوش ربا حسن اور قیامت خیز جوانی نے سلطنت روم کے نامور جرنیلوں کو خاک و خون میں رنگ کر عظیم الشان سلطنتوں کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ناظرین، قدرت نے ملکہ کلیوپاترا کو دلکش حسن اور جادوئی شخصیت سے نوازا تھا، لیکن افسوس کہ اس حسن کی قیمت وصول کرتے ہوئے خود نیلامی کی سولی پر چڑھ کر ایک ناقابل فراموش داستان عشق و بے وفائی بن کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ مورخین کے مطابق وہ حسن و چاشنی اور ذہانت کی جادوئی ہتھیاروں سے لیس ایک پرسرار و عیار عورت تھی۔ ناظرین، بعض مورخین نے کلیوپاترا کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب یونانی النصر مصری بطلیموس خاندان کا 14واں فرعون کلیوپاترا کا بڑا بھائی تخت نشین ہوا تو اس نے فرعونی روایت کے مطابق اپنی 11 سالہ کمسن بہن کلیوپاترا سے شادی کر لی۔ چند سال بعد اس کی ہلاکت کے بعد 11 سالہ چھوٹے بھائی بطلیموس نے تخت سنبھالا تو اس نے بھی خاندانی روایت کے مطابق کلیوپاترا سے شادی کر لی۔ اس وقت کلیوپاترا 18 سال کی بھرپور جوان اور خاوند 13 سال کا نابالغ بچہ تھا، جسے ابھی زندگی کے رموز و اسرار کا کچھ علم نہیں تھا۔ 11 برس کی عمر میں بڑے بھائی جیسے بھرپور مرد کے ہاتھوں میں جنسی کھلونا بن کر جنون کا آتش فشاں بن جانے والی کلیوپاترا کے لیے 11 سالہ نابالغ خاوند اس کی فطری طلب میں آگ لگانے کا موجب بن گیا۔ اس کی تشنگی ایک نابالغ خاوند کی نااہل رفاقت نے کلیوپاترا کو جنسی تسکین کے لیے خوب سے خوب مرد کی تلاش میں سرگرداں ایک ایسی جنسی بلی بنا کر رکھ دیا جس نے پھر اپنی موت کو گلے لگانے تک کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کمسن شاہ بطلیموس کے اقتدار کا دور پرآشوب اور امور مملکت پر گرفت انتہائی کمزور تھی۔ وہ اپنے فیصلوں پر قادر نہ تھا۔ دربار میں کلیوپاترا کے متعلق نت نئے اسکینڈل اور کہانیاں چٹخارے لے کر بیان کی جاتی تو اس کا شوہر ذلت اور رسوائی سے بے چتاب کھا کر رہ جاتا۔ اسی لیے اس نے اپنے درباری امراء کی مدد سے منہ زور بیوی کلیوپاترا کو مصر سے جلا وطن کر دیا، جس پر کلیوپاترا شام میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن بطلیموس کی ہلاکت پر کلیوپاترا نے شاہی تخت و تاج سنبھال کر خدائی کے دعوے دار فرعونوں کی روایت کے مطابق خود کو دیوی کہلوانا شروع کر دیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ کلیوپاترا کے مارکا عشق کا پہلا شکار روم کا وہ شعرا آفاق حکمران جولیس سیزر تھا، جو خاوند اور اس کی ثالثی کے لیے مصر آیا، مگر اس کے سحر انگیز حسن اور زلفوں کا اسیر ہو کر 2 برس تک مصر میں مقیم رہا اور بنا شادی رچائے ہی کلیوپاترا کے ناجائز بچے کا باپ بن گیا۔ اپنے سب سے بڑے حریف جنرل پومپے کو شکست دینے کے بعد جولیس سیزر نے تخت روم سنبھالا تو کلیوپاترا اس کی قربت اور دیگر پراسرار عزائم کے لیے روم میں ہی مقیم ہو گئی اور یوں عملی طور مصر سلطنت روم کا ایک صوبہ بن کر رہ گیا۔ اپنے بے وفا دوست بروٹس اور رومی سینیٹروں کے ہاتھوں جولیس سیزر کا قتل ہوا تو کلیوپاترا اس کے منہ بلے بیٹے اور نائب جنرل اینتھونی سے تعلقات بنا کر اس کے 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ ناظرین، مارک اینتھونی شاہ آگسٹس کا بہنوئی بھی تھا، لہٰذا کلیوپاترا اور اینتھونی کا یہی تعلق دونوں کے درمیان میں جنگ و جدل کے سلسلے کا ایک سبب بنا۔ جنسی ہوس کے لیے مصر سے روم تک پھٹکتی ہوئی کلیوپاترا کی تیسری اور آخری شادی تھی۔ اینتھونی نے جنرل آکٹیون سے شکست کھائی تو کلیوپاترا میدان جنگ سے فرار ہو کر ایک خفیہ پناہ گاہ میں جا چھپی۔ اس دوران میں اس نے اینتھونی کو شکست دینے والے فاتح جنرل آکٹیون سے عاشقانہ راہ و رسم بنانے کی بھرپور کوشش کی مگر ناکام ہوئی۔ اس نئی آرزوئے ہوس میں بے مرادی کے بعد اس نے اینتھونی کے ساتھ بے وفائی کا جو کھیل کھیلا، اس کا نتیجہ صرف اینتھونی کی نہیں بلکہ خود اس کی بھی عبرتناک موت ٹھہرا۔ ناظرین، تاریخ کے مطابق اس نے اپنی ایک خادمہ کے ذریعے اینتھونی تک یہ افواہ پہنچائی کہ کلیوپاترا نے اس کی شکست سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ عشق میں مبتلا اینتھونی نے اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور تلوار سے اپنا سینہ چاک کر کے خودکشی کر لی، اور پھر اینتھونی کی خودکشی کی خبر سننے پر پچھتاوے کی آگ میں جلتی ہوئی کلیوپاترا
خود کو زہریلے مصری کوبرا سانپ سے ڈسوا کر تاریخ میں بے وفائی کی علامت بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ کچھ مورخین کے مطابق ایار کلیوپیٹرا نے صرف جنسی تعلقات کے لیے نہیں بلکہ وسعت اقتدار کے لیے رومی سلطنت کو تباہ و برباد کر کے روم پر قابض ہونے کے لیے جولیس سیزر کی زندگی تک رسائی کی تھی۔ لیکن کچھ مبصرین کے مطابق جولیس سیزر کے اپنے ہی قابل اعتماد دوست بروٹس کے ہاتھوں قتل میں بھی اسی کلیوپیٹرا کا شاطرانہ ذہن کار فرما تھا۔ کچھ مبصرین کے مطابق اس نے اپنے شوہر اینتھونی کو شکست دینے والے جنرل آکٹیوین تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اسی جرنیل کے ایما پر ہی اینتھونی کو موت کی طرف دھکیلنے کی سازش بھی کی ہوگی۔ بہرحال ناظرین، یہ کہا جا سکتا ہے کہ کلیوپیٹرا ایک عجیب و غریب شخصیت کی مالک تھی۔ اس نے دنیا کے 2 عظیم سلطنتوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ بلا شبہ ایسے کردار صدیوں بعد جنم لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ چند تاریخی حقائق ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے جو مختلف مورخین نے اپنے اپنے انداز سے بیان کیے، اور ان میں کافی اختلاف بھی پایا جاتا ہے۔ اسی لیے کلیوپیٹرا کو ایک پیچیدہ کردار کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آئیے اب آپ کو یہ بتا دیں کہ اردو زبان کے ممتاز افسانہ نگار سعادت حسین منٹو نے اپنے ایک ڈرامے میں کلیوپیٹرا کے بارے میں کیا لکھا تھا۔ منٹو لکھتا ہے، کلیوپیٹرا دنیا کی حسین ترین عورت تھی۔ اس کا حسن کئی انقلابوں اور خون ریزیوں کا باعث ہوا۔ اس ساحرہ کے حسن و عشق کے قصے جہاں دریائے نیل کے ملاحوں کو ازبر یاد ہیں، وہاں تمام دنیا کو معلوم ہے۔ کلیوپیٹرا مصر کے نالائق بادشاہ بطلیموس اولیت کی بیٹی تھی۔ یہ بادشاہ 80 قبل مسیح تک حکمران رہا۔ اپنی 17 برس کی بیٹی کلیوپیٹرا کے سر پر اپنا زنگ خوردہ تاج رکھ کر اس نے دنیا کو خیر بات کہہ دیا۔ ناظرین، منٹو مزید لکھتا ہے کہ ملکہ مصر کلیوپیٹرا فاتحوں کی فاتح تھی۔ اس نے جولیس سیزر کو اس کی موت کے بعد مارک اینتھونی کو جس کے ہاتھ میں ان دنوں دنیا کی باغ ڈور تھی اپنے حسن و جمال سے مسحور کیا۔ اس حسین قاتلہ نے اینتھونی کو تو ہمیشہ کے لیے تباہی کے سیلاب میں بہا دیا۔ تاریخی واقعات بتاتے ہیں کہ اینتھونی نے اپنی بیوی کے ناپسندیدہ رویوں سے مجبور ہو کر اس کے بھائی اوکتیانوس کی سخت توہین کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے درمیان ایک وسیع خلیج حائل ہو گئی۔ پارتھینوں پر فتح حاصل کر کے اوکتیانوس نے اینتھونی کے روم کو مکمل طور پر تاراج کرنے کی کوشش کی اور سکندریہ کی پرانی عظمت کو زبردست دھکا لگایا۔ اس نے صاف طور پر اعلان کر دیا کہ روم کی سلطنت کا اصل حقدار کلیوپیٹرا اور اس کا بیٹا سیرزین ہے۔ ان حالات کے پیش نظر اوکتیانوس اور اینتھونی کی جماعتوں میں جنگ ناگزیر تھی۔ چنانچہ اکتیم کے مقام پر ایک مارکہ خیز جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں کلیوپیٹرا بھی شریک تھی، مگر اپنی جان بچا کر بھاگ نکلی اور اسکندریہ میں پناہ لی۔ اینتھونی شکست کھا کر واپس چلا آیا، جہاں اس نے اپنی وفادار فوجوں کو دوبارہ جمع کرنے کی کوشش کی۔ منٹو لکھتا ہے کہ اینتھونی اور کلیوپیٹرا اب محسوس کرنے لگے تھے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ چنانچہ دونوں کے دلوں پر غم و الم کی گھٹائیں چھا گئیں، لیکن ایک آرزو ابھی تک ان کے دلوں میں باقی تھی کہ انجام کار ان کا ملاپ ہو جائے۔ لہٰذا اینتھونی لیبیا سے نامید ہو کر اسکندریہ آیا۔ اس اثنا میں اوکتیانوس کی فوجیں اسکندریہ کے دروازوں تک پہنچ گئیں۔ اینتھونی نے ایک بار پھر اپنی کھوئی طاقت اور دلیری سے کام لے کر دشمن کا مقابلہ کیا، لیکن فوج نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ بالکل تنہا دل میں ہزاروں حسرتوں کا خون لیے محل میں آیا تو قاصد نے خبر دی کہ کلیوپیٹرا نے خودکشی کر لی۔ یہ دراصل کلیوپیٹرا کی ایک چال تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اینتھونی اس کی غداری پر خشمگی ہوگا، لیکن کلیوپیٹرا کو معلوم نہ تھا کہ اس کی یہ چال اس کے عاشق پر بہت مہلک اثر کرے گی۔ اینتھونی دل میں بہت شرمندہ ہوا کہ ایک عورت کی محبت اس سے بڑھ گئی۔ چنانچہ جوش میں آ کر اس نے اپنے سینے میں تلوار چھونک لی۔ جب کلیوپیٹرا کو اطلاع ہوئی تو اس نے بڑی منتوں سے اپنے عاشق کو کہلا بھیجا کہ جس طرح ممکن ہو اس کے پاس چلا آئے۔ چنانچہ اینتھونی کے ملازم اپنے زخمی آقا کو اٹھا کر اس عمارت کے دروازے تک آئے جہاں کلیوپیٹرا نے خود کو چھپا رکھا تھا۔ کلیوپیٹرا نے خوف سے دروازہ نہ کھولا۔ ایک کھڑکی سے رسیاں نیچے پھینکی گئیں جن کی مدد سے زخمی اینتھونی کو کمرے کے اندر لایا گیا۔ ناظرین، اس افسانوی رودات سے آگے ڈرامے کے طرز پر مکالمے ہیں جس کے اختتام پر ملکہ مصر کلیوپیٹرا کو سانپ ڈس لیتا ہے اور وہ زمین پر جا گرتی ہے۔ ناظرین، یہ افسانوی کہانی جو آپ کی گوشے گزار کی گئی یہ سعادت حسن منٹو کی کتاب بعنوان جنازے سے پیش کی گئی ہے، جو دراصل ریڈیو کے لیے تحریر کردہ ان کے فیچرز پر مشتمل ہے۔ منٹو نے یہ فیچرز مشہور ہستیوں کی موت کے عنوان سے لکھے تھے جن میں کلیوپیٹرا بھی شامل تھی۔ ناظرین، کسی مصنف نے یہ بھی لکھا ہے کہ اینتھونی کی خودکشی کی خبر سن کر پچھتاوے کی آگ میں جلتی ہوئی کلیوپیٹرا بھی خود کو زہریلے سانپ سے ڈسوا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتی ہے۔
नाज़रीन, आपको बताते चलें कि क्लेओपेत्रा के दौर और उसकी ज़िंदगी से मुतल्लिक महक्कीन ने जो कुछ बयान किया है उसे भी सदियों पुरानी दास्तानों और अफसानों ने मशकूक बना दिया। अलबत्ता सादत मंटो ने जो कुछ बयान किया है वो तकरीबन तारीखी हक़ाइक़ के नज़दीक नज़दीक है। नाज़रीन, अब तज़किरा करते हैं जूलियस सीज़र की फतूहात का। तारीखी रिवायत बताती हैं जूलियस सीज़र एक दूर अंदेश सियासतदान की हैसियत से जानता था कि रोम में ताकतवर होने के लिए फौज का कमान भी ज़रूरी है। उस मकसद के लिए उसने सरकश गौल कबाइल और उनकी आज़ाद इलाका यानी फ्रांस वगैरह को फतह करके रूमी सल्तनत में शामिल करने के लिए अवामी असम्बली से खुद को फौज का सिपा सालार और गाल के इलाके का गवर्नर नामजद करवाया। फ्रांस और जर्मनी पर छाए हुए बर्बर गाल कबाइल को शिकस्त देकर सीज़र ने खुद को बहैसियत फौजी कमांडर भी मनवाया। तमाम मौजूदा फ्रांस और बेल्जियम को फतह करने के अलावा वो समुद्र अबूर करके इंग्लिस्तान के जज़ायर तक पहुंचा। रिवायत बताती हैं कि सियासतदान और फौजी कमांडर के साथ जूलियस सीज़र एक बुलंद पाया नज़र निगार भी था। उसने अपनी उन फतवाहात पर किताब लिखकर रोम भेजी जिससे रोम के अवाम में उसकी मकबूलियत मजीद बढ़ गई। ताहम सेंट को सीज़र से इलाहक हो गया कि रोम वापस आकर वो फौज की कमान नहीं छोड़ेगा। सीज़र मजीद 5 साल के लिए गाल के इलाकों का गवर्नर नामजद हो गया था। उनके मगरिब में जारी फतवाहात से अपनी फौज में बेहद मकबूल था। इसी दौरान क्रॉसेसिस मशरकी मुहिम्मात में मर गया था जबकि पोम्पे रोम में था। सेंट ने सीज़र की ताकत को तोड़ के लिए पोम्पे को सिपा सालार नामजद करके सीज़र को कमान से दस्तबरदारी का हुक्म भेजा। सीज़र हालात को जान गया था, इसलिए गाल कबाइल में अपनी मुहिम्मात को छोड़कर फौजियों को इटली की तरफ कूच करने का हुक्म दिया। उसने रोम पर फौजी ताकत से कब्जा करने का फैसला कर लिया था। तारीख के मुताबिक 49 कबल मसीह में इटली और एल्पस के पहाड़ों के दरमियान वाक़े दरियाए रूबिकन में अपना घोड़ा डालते हुए मशहूर फिक्रा कहा था कि अब पांसा फेंक दिया है। तारीख ने साबित किया कि पांसा सही फेंका गया था। रोम में सीज़र की बर्क रफ्तार आमद के बायस पोम्पे की फौज मुकाबला न कर सकी। वो और सेंट मुमरान यूनान भाग निकले। सीज़र ने स्पेन पर हमला करके वहां सेंट के हामी फौजों को शिकस्त दी। इसी दौरान पोम्पे यूनान से अपने हामियों समेत रोम पर कब्जा करने के लिए रवाना हुआ। ताहम सीज़र तेजी से स्पेन से वापस आया और यूनान की तरफ बढ़ा और 48 कबल मसीह में सूबा थेसली में फॉर्सेलिसिस के मकाम पर पोम्पे को शिकस्त दी। उसके ताक़ुब में मिस्र जाकर उसको कत्ल किया। नाज़रीन, तारीखी रिवायत बताती है कि यूं पोम्पे से तो जान छूट गई, लेकिन सीज़र मिस्र की हुक्मरान मलका क्लेओपेत्रा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। मिस्र में वो 47 कबल मसीह से 48 कबल मसीह तक रहा, जहां से उसने रोम के अफ्रीकी और स्पेनी मकबूजात पर अपना इक़्तिदार मुस्तहकम किया। इन मशरकी फतवाहात के बाद सीज़र रोम वापस आ गया। तारीखी रिवायत के मुताबिक रोम वापस आकर सीज़र ने खुद को तमाम ज़िंदगी के लिए नामजद किया। तमाम बड़े ओहदों पर फाइज हो गया, हत्ता के मजहबी इक़्तिदार भी अपने हाथ लिया। तमाम बड़े इक़दामात में असम्बली को नज़रअंदाज करता। उसके ख्याल में असम्बली और सेंट के दरमियान कशमकश मुज़र थी और जमहूरियत से रोम की बरतरी का हासिल नहीं देख पाता था, इसलिए तमाम इख्तियार अपने हाथ में मरकूज रखे। उसने सल्तनत की तरक्की के लिए कई इस्लाहात किए, ताहम उसके साथ उसकी बढ़ती हुई ताकत के बायस मुखालफिन भी पैदा हो गए। यूं सेंट को बाअसर बनाने के हामी और सीज़र की इस्लाहात से मनफी तौर पर मुतासिर होने वाले उमरा उसके दुश्मन बन गए। 60 उमरा ने सीज़र को कत्ल करने की साजिश तैयार कर ली। उनमें नुमाया कैशिश और ब्रूट्स थे। 15 मार्च 44 कबल मसीह को जश्न बहार के दौरान सेंट के हॉल में दाखिल होते ही उस पर हमला करके कत्ल किया गया। नाज़रीन, रिवायत बताते हैं कि जूलियस सीज़र के कत्ल से रोम की दम तोड़ती जमहूरियत जिंदा होने की बजाय वहां शहनशाहियत का आगाज़ होता है, क्योंकि जूलियस सीज़र के कत्ल के बाद अवाम ने जमहूरियत पसंदों की बजाय सीज़र की हामियों का साथ दिया और यूं उसका ख़ास मुशीर एंथोनी रोम पर काबिज हो गया, जबकि सीज़र ने अपनी वसीयत में अपने भांजे एक्टिविन को जानशीन मुकर्रर किया था। एंथोनी ने इसको नज़रअंदाज किया, मगर एक्टिविन ने सीज़र के वफादार फौजियों की हिमायत से अपनी अहमियत जितलानी शुरू की और 43 कबल मसीह में वो कौंसल मुंतखब हुआ। एंथोनी के साथ जंग की सूरत पैदा हुई, ताहम एक मुआहदे के तहत रोम की सल्तनत 3 हिस्सों में तकसीम की गई। रोम और उसके मगरबी हिस्से पर एक्टिविन, मशरक़ी हिस्से बशमूल मिस्र में एंथोनी और अफ्रीकी मकबूजात पर सीज़र के एक करीबी साथी लिपैड्स की हुक्मरानी तस्लीम की गई। उन तीनों ने मिलकर सीज़र के कातिलों और उनके हामियों को यूनान और मकदूनिया में शिकस्तें दी। उसके बाद अपने अपने मुतल्लिका इलाकों में अपना इक़्तिदार संभाल लिया। ताहम कुछ अरसे बाद एक्टिविन और अफ्रीकी हिस्से के हुक्मरान लेपिडस में ठन गई और एक्टिविन ने उसको शिकस्त देकर अफ्रीका को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया।
नाजरीन, तारीखी रिवायत बताते हैं कि मशरकी सल्तनत में एंथोनी क्लेओपेत्रा के हुस्न में गिरफ्तार था। रोम में यह अफवाह थी कि क्लेओपेत्रा एंथोनी की हिमायत से रोमन सल्तनत पर कब्जा करना चाहती है। यूं एंथोनी और एक्टिविन में जंग नागुज़ीर हो गई। 31 कबल मसीह में यूनान के मगरबी साहिल एक्टियम पर एक्टिविन ने दोनों को फैसला कुन शिकस्त दी। यूं मशरकी हिस्से पर काबिज होकर एक्टिविन तमाम रोमन सल्तनत का हुक्मरान बन गया। एक्टिविन ने अगरचे सल्तनत की ज़ाहिरी जमहूरी हैयत बरकरार रखी, ताहम असल ताकत उसके पास थी। अगरचे खुद को डिक्टेटर की बजाय पहला शहरी कहलाना पसंद किया, मगर शख्सी हुकूमत यानी शहनशाहियत कायम की। सेंट ने उसे ऑगस्टस का खिताब दिया और तारीख में उसी नाम से जाना जाता है। रिवायत बताते हैं कि ऑगस्टस ने सल्तनत को वसअत देने की बजाय उसके इंतज़ाम पर तवज्जो दी। कई अच्छे इक़दामात किए। शुमाल में दरिया राइन और दरिया डैनूब, मशरिक में बहर असवद और दरिया फरात, जनूब में सहारा का रेगिस्तान और मगरिब में बहर ओके ने उसको सल्तनत की हदूद करार दिया। रोम की खूबसूरती पर भरपूर तवज्जो दी। उसकी ज़ेर सरपरस्ती तारीख दान लीवन ने रोम की तारीख लिखी। वर्जल उसके दौर का बड़ा मशहूर शायर गुजरा है और रिवायत बताती हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी ऑगस्टस के ज़माने में हुई। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ऑगस्टस के दौर से लेकर 180 ईस्वी तक का ज़माना पैक्स रोमाना यानी रोमी अमन का बेहतरीन दौर कहलाया जाता है, क्योंकि दौर अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली का था। 44 साल हुक्मरान रहकर 14 ईस्वी को ऑगस्टस का इंतकाल हो गया। उसके बाद उसके ख़ानदान के 4 हुक्मरान रोम पर हुकूमत करते थे, जो जूलियन सीज़र हुक्मरान कहलाए। उनमें आखिरी हुक्मरान बदनाम ज़माना नीरो था, जिसने 69 में खुदकुशी कर ली। नीरो की खुदकुशी के बाद रोम पर 69 से 96 ईस्वी तक फ्लावी ख़ानदान की हुकूमत रही। उसके पहले हुक्मरान और सपासियान ने फ़ौजी ताकत के ज़रिए हुकूमत हासिल की। अपने बेटे टाइटस को नामज़द करके शहनशाहियत को मरूसी बना लिया। रिवायत बताती हैं कि टाइटस के दौर में यहूदियों की बगावत के बायस यरूशलेम को फतह करके तबाह किया गया। उसके भाई डोमिशियन के दौर में कुछ फतूहात हुई। ईसाइयों पर मजालिम की इंतहा भी की गई और 96 ईस्वी में उसको कत्ल करके फलावी दौर का खात्मा हुआ। नाज़रीन, रोमन तारीख का अगला दौर 5 उम्दा बादशाहों का दौर कहलाता है, जो 96 था 180 ईस्वी का दौर है। उस दौर को रोम का बेहतरीन ज़माना कहा जाता है, क्योंकि बहुत सुकून और खुशहाली का दौर था। इस दौर के आखिरी 2 शहनशाहों का ताल्लुक एंटोनियन ख़ानदान से था, इसी बिना उसको एंथोनी दौर भी कहा जाता है। उस दौर के दूसरे शहनशाह ट्रोजन के ज़माना हुकूमत 98 ईस्वी तक 117 ईस्वी में दरियाए डेन्यूब के शुमाली इलाकों और आर्मीनिया और दजला फरात के इलाके रोमन सल्तनत में शामिल किए गए। ट्रोजन अपनी फतवात और अमन अमान की वजह से बड़े शहनशाहों में शुमार होता है। उसके बाद जितने शहनशाह उन्होंने इंतज़ाम सल्तनत और शहरियों के हकूक़ पर ज़्यादा तवज्जो दी। उनमें हेड्रियान 117 ईस्वी तक 138 ईस्वी और एंटोनियस 138 तक 161 ईस्वी के अदवार काफ़ी खुशहाली और अमन के थे। नाज़रीन, उनके बाद मार्क्यूस एक्सलोस आया। वो एक जर्नैल के अलावा एक फ़लसफ़ी भी था। जंगों के दौरान मेडिटेशन के नाम से किताब लिखी। उसके दौर में कई अच्छे इक़दामात किए गए। ताहम उसके दौर में ईसाइयों का कत्ले आम भी हुआ। 180 ईस्वी में उसकी मौत के बाद रोम में खाना जंगी का आगाज़ होता है और उसके साथ रोम का पैक्स रोमान यानी रोमी अमन कहलाया जाने वाला दौर भी इख्तिताम पजीर हो जाता है और शहनशाहियत का जवाल शुरू हो जाता है। नाज़रीन, ये था तज़किरा रोमन तारीख़ का, जिसकी तारीख़ का एक किरदार सीज़र भी था और एक किरदार एंथोनी, जिसको एंथोनी और एंथोनी के नाम से भी पुकारा जाता है, और उनका ताल्लुक मलका क्लेओपेत्रा से रहा है। नाज़रीन, आपने मुलाहज़ा किया कि तारीख़ में इन किरदारों और क्लेओपेत्रा के बारे में ज़्यादा तफसीलात मौजूद नहीं है। अलबत्ता अफसाना निगारों ने मलका क्लेओपेत्रा और उन किरदारों पर बहुत से अफसाने लिखे हैं, जिनका तज़किरा मुलाहज़ा कर चुके हैं। नाज़रीन, जहाँ तक सवाल है कि कदीम मिस्र की सार अंगेज़ शख्सियत क्लेओपेत्रा का मकबरा कहें, तो आपको बताते चलें कि 20 साल से उसकी तलाश में सरगर्दा माहिर आसार कदीमा ने इंकशाफ कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मलका क्लेओपेत्रा, जो अपने सहर अंगेज़ हुस्न की बदौलत हज़ारों साल बाद भी मकबूल है, तारीख़ दान उसका मकबरा तलाश करने में हज़ारों साल से सरगर्दा रहे, लेकिन 2000 साल गुजर जाने के बावजूद कोई ये मार्का सर नहीं कर पाया। ताहम अब माहिर आसार कदीमा ने इस हवाले से अहम इंकशाफ किया है। नाज़रीन, कुछ टीमें जो गुज़श्ता 20 साल से इस मुहिम की सर करने की जस्तजू में मुसलसल मसरूफ़ हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसे सुराग मिले जिनसे मालूम होता है कि क्लेओपेत्रा का मकबरा मिस्र के शुमाली साहिली इलाके टेपोसिरिस मैग्ना के खंडरात में हो सकता है। उस टीम ने मकबरे की तलाश की जस्तजू में ज़ेर समुद्र
1305 मीटर लंबी सुरंगों के जाल को दरियाफ्त किया, जिसके डिजाइन को इंजीनियरिंग का करिश्मा करार दिया जा रहा है। उस टीम की एक नुमाइंदा ने बताया कि उस खुदाई के दौरान अब तक सिकंदर आजम और मलका क्लेओपेत्रा के सिक्कों और मुजस्समों समेत दीगर 1500 से ज्यादा नवादरात दरियाफ्त हुए हैं, लेकिन सबसे अहम दरियाफ्त सुरंगों की है जो बहिर रूम की जानिब जा रही हैं। उसका कहना था कि तलाश के दौरान ऐसे सुराग मिले जिनसे मालूम होता है कि क्लेओपेत्रा का मकबरा मिस्र के शुमाली साहिल इलाके टेपोसिरिस मैग्ना के खंडरात में हो सकता है, और अब वो अगले मरहले में उस ज़ेर आब स्ट्रक्चर में मलका क्लेओपेत्रा के गुमशुदा मकबरे को तलाश करेंगे। उसका यह भी कहना था कि सिकंदरिया में 20 मकामात पर उन्होंने तहकीक की, मगर कोई भी जगह टेपोसिरिस मैग्ना जैसी नहीं है। अब तक खुदाई के दौरान ये इंकशाफ हुआ है कि ज़ेर समुद्र एक कदीम मिस्री देवी का मौबद और सुरंगें मौजूद हैं, और उनके मुताबिक ये भी एक और इशारा है कि क्लेओपेत्रा का मकबरा यहाँ मौजूद है, क्योंकि क्लेओपेत्रा को इस मिस्री देवी से तशबीह दी जाती थी। उन टीमों के मुताबिक अभी कुछ कहना तो कबल वक्त होगा, मगर उन्हें उम्मीद है कि यहाँ क्लेओपेत्रा का मकबरा मिल जाएगा, और अगर ये सुरंगें क्लेओपेत्रा के मकबरे की जानिब ले जाती हैं तो सदी की अहम तरीन दरियाफ्त होगी। नाज़रीन, इस हवाले से मिस्री वजारत सियाहत का कहना है कि सदियों से इस साहिली इलाके में ज़लज़ले आते रहते हैं, जिसके बायस ये इलाका मुनहदम होकर पानी में डूब गया है, और मकबरे की तलाश के लिए तहकीकाती टीम ज़ेर आब खुदाई करने वाली है। याद रहे कि मलका क्लेओपेत्रा मिस्र की बेतलिमूस सल्तनत की आखिरी हुक्मरान थी जो छोटी उम्र में तख्ते इक़्तिदार पर बरजमान हुई थी, और 30 कबल मसीह से 51 कबल मसीह तक हुक्मरानी करने के बाद 39 साल की उम्र में खुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया था। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, और जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। आखिर में उन लोगों से एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब के साथ लगे घंटी के बटन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में